हानिया का हाथ थाम कर आगे बढ़ गया। वेटर ने इनको प्राइवेट केबिन में बिठाया जिसमें लकड़ी का मेज था और डार्क ग्रीन कलर के सोफे लगे थे। सर ऑर्डर, वहीदान से बोला। नहीं, बाद में करेंगे, फिलहाल आप जाओ यहाँ से। वहीदान मुस्कुरा कर बोला, ओके सर। ये कहकर वेटर चलता बना। इसके जाते वहीदान उठकर हानिया की तरफ आए। इससे पहले कि तुम फिर से शक करो तो मेरी एक बिजनेस पार्टनर है, इनका रेस्टोरेंट है वो। इसके चेहरे पर थोड़ा झुक कर बोला, फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ये बात तो पीछे रहकर भी की जा सकती थी। हानिया बड़बड़ाई और चेहरे पर आए बालों को पीछे करने के लिए हाथ उठाए, लेकिन हाथ पर बंधी हुई हाथ घड़ी देखकर इसने आंखें फाड़कर वहीदान की तरफ आई। क्या है? हाथ खोलो मेरा। वहीदान की तरफ देखकर बोली, मेरा दिमाग नहीं खराब कि हाथ खोलूं? और तुम भाग निकलो। अब तुम खामोशी से बैठकर मेरी बात सुनो। वहीदान ने चाबी हाथ में घूमते हुए बोला, घुमाते हुए बोला, वहीदान जी, वहीदान की जान। वहीदान शरारत से बोला, ठीक है बोलो जल्दी। हानिया हार मानते हुए बोली। वहीदान ने इसकी बात सुनकर सही दी। दो है, ठीक है हानिया, जब मैं तुम्हारे बुलाने पर तुम्हाल पहुंचा था तो तुम इस लड़की की बाहों में थी। वहीदान ने ये बात पता नहीं किस दिल से कही थी। मुझे गुस्सा आया पर इग्नोर कर गया कि कोई गलती हुई होगी। कौन सा लड़का? हानिया ने याद करते हुए जब खामोशी से सुना। वहीदान ने तनबीह की। फिर कुछ दिनों बाद मैं कॉफी शॉप में दाखिल हुआ तो आज ही 3 साल पहले। वहीदान कॉफी शॉप में पहुंचा तो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल, मगर अंदर का मंजर देखकर इसका दिल ही बुझ गया। हानिया का हाथ इस लड़की के हाथ में था। वहीदान कुछ देर के लिए बहुत बना खड़ा रहा, फिर अपने कदम पीछे की तरफ उठाता हुआ वापस वहां से तेजी से निकल गया, पीछे मुड़कर देखे बगैर। दिल पर शक की गिरफ्त तेज कर दी। कदम मन मन के हो रहे थे। थोड़ी देर के लिए साइड बीच पर बैठा फोन पर होती घंटी को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। पता नहीं किस तरह इसने ऑफिस तक का सफर तय किया था। ऑफिस में आकर खुद को कंपोज किया। तुम वैसे ही शक कर रहे हो वहीदान? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी हानिया ऐसी नहीं। तुम्हारी हानिया बहुत मासूम है। इसने खुद को तसल्ली देते हुए फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर अपनी टेबल पर एक लिफाफा देखकर हैरान हुआ। फिर झटक कर फोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया, मगर इसने हाथ बढ़ाकर लिफाफा उठाया और खोला। इस अंदर से एक ऑडियो रिकॉर्ड निकला। ये क्या है? वहीदान ने अलबड़ कर देखा, फिर ऑन का बटन दबाया और वहीदान को लगा वो आज खत्म हो गया। काम ने आज इससे गले लगा लिया था। ऑडियो चल रहा था, तुम कब ये ड्रामा खत्म करोगी यार? मैं अब तुम्हें इस शख्स के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हानिया किस लड़की की आवाज रिकॉर्ड कर स्पीकर बना भी कुछ दिन, और वैसे भी कुछ पैसे तो निकलवा दो मुझे इससे। वैसे भी इसने मुझे नेकलेस गिफ्ट किया है, काम से काम 10 ग्रेड तक का होगा। कहानी की आवाज वो लाखों लोगों में भी जा सकता था। वहीदान ने अपना फुफकाता हाथ पानी की गिलास की तरफ बढ़ाया, मगर गिलास नीचे गिर गया। तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गया? इस लड़के में आवाज वो पसंद? हाँ दिमाग ठीक है, तुमसे बेवफाई कर सकती हूँ इस बेवकूफ के लिए जैसे अच्छे बुरे का पता ही नहीं, जो हर वक्त अपने माँ बाप को सोचकर दुखी रहता है। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। अच्छा जरा करीब तो आओ। इससे आगे वहीदान की हिम्मत जुआ देगी। इसने रिकॉर्ड बंद किया और इसने लिफाफे की तरफ देखा तो इसमें कुछ और भी महसूस है। इसको पलटा सही रही से कसर पूरी होगी। इसमें हानि की लड़की की नाज़ियाँ तस्वीरें थी। इसके हाथ पांव ठंडे हो गए। वो बिना पलक झपके सामने देखा जा रहा था। तभी जिस जैक्स अंदर दाखिल हो वहीदान को जैसे देखकर इफारा कर देता था। आज कुछ नहीं बोला। क्या हो वहीदान, आप ठीक है? वहीदान की तो कुर्सी करीब आ गई, लेकिन ठोकर लगने से इस पर जा गिरी। वहीदान ने इसको खुद पर से हटाने के लिए हाथ उठाया जब सामने खड़ी हानिया नजर पड़ी। इसने जैक्स के कंधों पर हाथ रखा था। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम ठीक कर दोगे मुझे? और हानिया जिस हैरानी से बोली वह एक टाइम पास है। और हानिया जैक्स हैरानी से बोली वो एक टाइम पास है। इसने हानिया की आंखों में देखकर सर्द मुस्कुराहट से कहा और जैक्स के कंधों पर दबाव डाला। इधर हानिया का दिल किसी टाइम बम की तरह फटा। इसका सर भारी होने शुरू हो गया। एकदम चक्कर आने से वो डगमगाई जिससे वहीदान की ऊपर जुगी हुई थी। जैक्स हानिया ने पीछे की तरफ कदम उठाए, बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जा रही है, वो बस भाग रही थी। यहाँ तक इसकी टांगों ने इसका साथ छोड़ दिया, जमीन पर बैठती चली गई। इधर वहीदान ने भी जैक्स को जाने का कह दिया था। हुई थी तुम जरूर, लेकिन ये शाम जैसे सिक रही कि जर्द पत्तों को आंधियों ने अजीब किस्सा सुना दिया। वहीदान की आंखों से आंसू गिरा, गोया लहू डुबका हो। इसने मेज पर पड़े तमाम चीजें जमीन पर दे मारी। वो जैसे सुनकर तमाम पत्ते सिसक रहे थे, बलक रहे थे। न जाने किस साहनी के गम में छजरे झरों से उखड़ रहे थे। हानि ने रोते हुए सांस खींचा, पर दिल की उठती बैठती धड़कन ने गम का नबी सुनाई। बहुत लाशा था, हमने तुमको बरहक नगर एक दावा दी, हर एक प्रीत हर एक घाटी। कहीं से तेरी खबर न आई तो ये कहकर हमने दिल को टाला। हुआ थमगी तो देख लेंगे, हम इसके रास्ते को ढूंढ लेंगे। हुआ थमी थी जरूर, लेकिन बहुत ही मुद्दत गुजर चुकी थी। इसकी आंखों में एक शख्स की आंसू की ठहरगी, जिसकी आंखों में देखता पहचान लेता था इस शख्स को। हानि ने पाकिस्तान वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वह कांपते हाथों से अपनी चीजें बेकर रही थी। रियाज साहब से इसने बात कर ली थी कि इसकी एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पैर
कीजिएगा, जमरात को ही जाना होगा। हानिया पाकिस्तान आने के बाद ईदान को भूलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बेसुदा। अब हानिया पहले की तरह बातों ने ये शरारती नहीं रही थी। वक्त के साथ वो संभल गई, मगर भूल कुछ भी नहीं सकी। वक्त गुजर गया, पूछे रहे कि 2 साल बाद वहीदान अपने ऑफिस में बैठा किश पर कश ले रहा था। वो जो पहले से सर तासर से बात करता था, आज वो पत्थर भी बन चुका था। जेक्स और ईमान इसके ऑफिस में दाखिल हुए। हाय, कैसे हो ईमान? ये क्या धुआं फैला रहा है? ईमान ने सेट पर बैठते हुए कहा। ठीक हूँ। इसने इसकी तरफ बेदेखी मैंने कहा, तुम इस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? अब की बार जेक्स ने कहा, यह तुम्हारा मसला नहीं, मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी का तुम्हें कोई हक हासिल नहीं। ईमान बर्फ जैसे तासर से बोला, मगर जेक्स ने दोबारा बोलने की सही की। इस बात को आप भूल जाओ, पहले भी ही माफी मांग चुकी हूँ मुझसे, और कोई धोखा ना रखो। अब आप लोग जा सकते हैं। जिस पर जेक्स बुरा सा मुंह बनाकर उठकर चली गई। ईदान, ये क्या तुम कर रहे हो? पिछले 10 सालों से ऐसे ही बर्ताव कर रहे हो, मुझसे भी बात नहीं कर रहे। मुझे भी इससे ये उम्मीद नहीं थी, पर वो दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं थी, वो भी लड़कियां हैं। ईमान को इसको समझाते हुए बोली, जिस पर ईदान के चेहरे पर सख्त मुस्कुराहट हुई। मेरे लिए वो एक ही थी जिसे मैंने मोहब्बत की। मेरे कदम बस इसी की तरफ ही उठते हैं। अगर वो कहीं भीड़ में भी नजर आ जाती तो वहीदान खोए हुए अंदाज में बोला, वो तुम्हारे पैसे के पीछे थी। वहीदान ईमान फिर से बोले, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे मेरे पैसा चाहिए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो आज ही मेरे पास आए तो मैं बिना पूछे इस पर वो सब वार दूं। बस बदले में मत थोड़ा सा एतबार दे दे, पूरा नहीं तो अपने दिल का कुछ हिस्सा ही दे दे। वहीदान ने बेबसी से बोला। वहीदान, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है, तुम पागल होते जा रहे हो। ईमान परेशानी से बोली, तुम्हें पता है मैं लोगों का मजाक उड़ाता था, भला मोहब्बत भी कोई चीज होती है? मुझे तो किसी से रोमियो जूलियट वाली मोहब्बत नहीं हो जानी कि मेरी जिंदगी में आने पर भी मुझे मोहब्बत की सही मायने में पता नहीं। पर इसके जाने के बाद बहुत अच्छे से सबक मिला। मुझे मेरी नहीं ख्याल, अब मैं इसे भूला जा सकते हैं। पेरेंट्स को डेथ के बाद ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। प्लीज नाउ जस्ट लीव मी अलोन। इसे कहकर अपना रुख लासवाल की तरफ कर दिया, जहां से लंदन को देखा जा सकता था। बाहर होती बारिश की बूंदें शीशे के साथ टकरा रही थी। इस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। एक शख्स के ताबूत जैसा था, वो शख्स ज़बानी याद हुआ। काफी देर यूं ही गुजर गई। ईमान उठकर जा चुकी थी। इसके ऑफिस फोन पर बेल हुई। वहीदान ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। यस मिस मेगन स्टैंड, सर आपने से ने लड़ी मिलना चाहती है। मैं इसको अंदर भेज दूं? मेगन को आवाज फोन के स्पीकर पर बड़ी, जी भेज दें। मिलिट्री मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो भी 2 साल बाद। वहीदान ने कुछ हैरत से सोचा। मिलिट्री जीन्स के साथ कार्ड एजेंट और टेक टाई पहने अंदर दाखिल। इसके पीछे पीछे ही जेक भी अंदर आया। क्या तुम कुछ देर बाहर नहीं रुक सकते थे? मिलिट्री ने तब कर कहा, रुक सकता तो अंदर क्यों? तो अपने कान में पहने ब्लैक टॉप्स पर उंगली फेरते हुए बोला, तुम्हें देखकर किसी हार मूवी के विलन का ख्याल आता है, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। वो इसकी गंजे सर की तरफ इशारा करके बोली, अफसोस, अब तुम जैसी लड़की को हीरो तो मिलने से रहा, तो क्या किया जा सकता है? इस जेक ने इसको गुस्से में देखा कर और तबाया। मिलिट्री जेक और वहीदान दोनों की बातों से आजता चुका था। हाँ, तुम कैसे हो वहीदान? जेक्स कैसी है? हानिया के जाने के बाद मिलिट्री का रवैया भी वहीदान से सख्त हो गया था। जेक्स का यहाँ पर क्या जिक्र? वहीदान हैरानी से बोला, जेक्स का ही तो जिक्र है। आज से लेकर पिछले 1 हफ्ते की आर्टिकल पढ़ो, जिस पर मीडिया धड़ाधड़ ये लिख रहा है कि जेक्स और तुम रिलेशन में हो। मिलिट्री ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा, ओफ मेरे खुदा, ये हरकत किसने की? मुझे क्या मालूम। खैर, मैं तुमसे हानि के बारे में बात करने आई थी, याद तो होगी, भूल तो नहीं गए इसको? मिलिट्री ने तनकीद करते हुए कहा। हानि का नाम सुनकर वहीदान ने क्रेडिट तक जाता हाथ रोक दिया। हाँ, याद इन्हें किया जाता है जो भूल जाए। क्या बात करनी है? जरा जल्दी करो, तुम दोनों, मेरी मीटिंग है। वहीदान ने जिक्र पर यार पर खुद को लापरवाह दिखाई देने की बेसुदा सी कोशिश की। तुमने हम लोगों को वो आईडी और फोटोज दिखाई थी, तो मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। ये लड़का दानियाल उर्फ डैनी के नाम से जाना जाता है, एक होटल में वेटर था 1 साल पहले, और सुना है ड्रग्स भी लेता है। मिलिट्री ने तुम्हें तनवीर मानी, तो मैं क्या करूं? वहीदान ने बरसती बारिश को देखकर कहा है, तुम ये करो, ये वीडियो देखो और अपना सर किसी दीवार के साथ दे मारो। मिलिट्री ने तब कर कहा, तमीज से, मैं दोस्त समझता हूँ तो कोई भी ऐसी बात कर सकता है। इसने हाथ बढ़ाकर मिलिट्री के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा। वीडियो देखते ही इसके चेहरे पर हैरानी के आसार वाज़ेह हुए। यह लड़का जानता था मैं काफी शॉप में दाखिल हूँ, तब ही इसने अपना हाथ हानि के हाथ में पर रखा। जब मैं वहां से निकला तो शीशे की तरफ तसल्ली करके हटा लिया और उठकर चल दिया। वहीदान ने अपना तजर्बा पेश करते हुए मिलिट्री और जेक को देखा। इसके दिल इन 2 सालों में पहली बार धड़का था। यही और माल वाली वीडियो भी
ہم نے نکلوائی ہے۔ اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ تم دونوں کو دیکھ کر ہانی کی طرف آیا۔ پہلے کافی دیر وہ انتظار میں کھڑا رہا، اور دیکھو اگر یہ ہانی کے پلان میں شامل ہوتا تو تمہارے سامنے کیوں آتا، تمہیں شک پر مجبور کیوں کرتا۔ تمہیں اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ ہمیں اس کا ایڈریس نہیں پتا، اور اب میں جیمز بانڈ بن کر تھک چکی ہوں۔ مجھے ایک کافی کی کپ چاہیے۔ میلوڈی نے اپنے بھورے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، کاش کہ تم مجھے بھی اتنے اچھے سے اسٹڈی کرتی تو کیا ہی بات تھی۔ زیک کی آواز اس کے کانوں کے پاس سے ہوئی تو یکدم اچھل پڑی۔ زیک، میلوڈی یکدم چہرائی، خاموشی سے بیٹھو تم دونوں۔ پتہ نہیں تم لوگوں نے یہ حرکتیں کب شروع کر دی ہیں۔ میں جا رہی ہوں، اس کو سنبھال لو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ورنہ میم ایگزا کے باغیچے میں لگا شہد کی مکھیوں کا جھنگا اس پر چھوڑ دوں گی، پھر اس کو ہیلووین کے لیے کاسٹیوم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کافی ڈیو ہے تم پر۔ میلوڈی کہتے ہوئے باہر چل دی۔ کیا تم اس لڑکی کو ڈھونڈ سکتے ہو؟ ویدان نے مسکراتے ہوئے زیک کے سامنے چٹکی بجائی۔ ہاں، میں کوشش کر سکتا ہوں، بس اس چیز کی حیرانگی میلوڈی نے اتنی انفارمیشن نکلوائی کیسے؟ یہ تم اس سے بھی ہی پوچھنا، مجھے آج تک شام تک تمام معلومات حاصل ہو جانی چاہیے۔ زیک کے جانے کے بعد ویدان نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ لی۔ اگر ہانی اس سب میں بے قصور تھی تو میں کس منہ سے اس کے پاس جاؤں گا؟ تیسرے دن وہ 6 منزلہ عمارت کے سامنے موجود تھے۔ تمہیں پورا یقین ہے وہ اسی ہی عمارت میں رہتا ہے؟ ویدان نے گاڑی سے باہر آتے ہوئے کہا اور اپنے لانگ بلیک کوٹ کو ٹھیک کیا۔ لندن میں اپریل شروع ہو چکا تھا مگر ہنکی باقی تھی۔ ہاں 100%۔ زیک ویدان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اور زیک امبورگ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے تھے سر، وہاں کے گارڈ نے ان کو ڈیسک پر روکا۔ ہم لوگ مسٹر ارچ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ زیک ارتھر اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ زیک نے اپنے جانے والے کا نام لیا۔ گارڈ نے کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد ان کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ لوگ ڈینی کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے جا کر رکے اور بیل دی۔ براؤن رنگ کے دروازے پر دانیال رازق لکھا ہوا تھا۔ پوچھے بغیر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ہیلو سوئن، تم اتنی جلدی کے آ گئی، اس نے اندر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی مگر جب کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑا وائن کے گلاس زمین پر گرا۔ ڈینی کا چہرہ لٹک کے مان سفید ہو چکا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے؟ یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے ہمیں کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ ویدان نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کے باہر کے راستے کو بند کر دیا۔ کیسے سوال؟ میں آپ کو جانتا تک نہیں۔ ڈینی نے ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے کہا، زیک میرے خیال ہے تم اس کی یادداشت ٹھیک کر سکتے ہو۔ وائٹ نائٹ، اس نے ایک کام میں ماہر ہوں۔ زیک مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ میں سچ بتاتا ہوں، اس نے 6 فوٹ کے زیک کو قریب آتے دیکھ کر کہا۔ 2 منٹ، ویدان بولا۔ ایک لڑکی نے کہا تھا، سرخ رنگ کے بال تھے، گرین سی آنکھیں تھی، میرے پاس اس کا نمبر ہے۔ ڈیٹی نے اپنے فون اس کی طرف بڑھایا جیسے ویدان نے چپٹ لیا۔ اس نے دیکھ کر نمبر ملایا تو ایک لڑکی کی جانی پہچانی آواز آ رہی، ہیلو۔ ویدان کو آواز سن کر شوق پہنچا۔ آئی کانٹ بلیو دس، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ کون تھا؟ زیک بولا۔ جیسکا۔ ویدان نے سرخ آنکھوں سے زیک کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر زیک بھی 2 قدم پیچھے ہوا۔ مجھے میری زندگی سے کھیلنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے، اور ہانی کے ساتھ یہ سب کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ویدان کے سر میں لاولا ابھر رہا تھا۔ اس بات کا یقین کرنا مشکل ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اس حد تک جا سکتا ہے۔ ویدان واپس ڈینی کی طرف مڑا۔ وہ آڈیو ریکارڈر، اس میں لڑکی کی آواز کس کی تھی؟ میری ایک دوست کی آواز تھی، اور اس کمپیوٹر کا استعمال کر کے آج کل کسی کی آواز کو آسانی سے کسی اور کی آواز میں بدلا جا سکتا ہے، صرف فریکوینسی اور بیچ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیٹی وجاہت کی طرف دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے پتہ لگا کہ تم نے کوئی چالاکی کی ہے تو بہت بڑا حال کروں گا۔ ویدان نے کہہ کر ایک موقع ڈینی کو رسید کر دیا۔ ناک کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کے درد سے بھری آواز ابھری تھی، میں کبھی بھی ہانیہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا، ابھی تو بس ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے، اگر میں نے سنا کہ تم نے کوئی بات چھپائی ہے تو ناک کی جگہ تمہاری ساری ہڈیاں ٹوٹیں گی۔ ویدان یہ کہہ کر ایلیویٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ویدان اپنے آفس کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ رک کر ڈیکوریشن پیس دیوار پر دے مارا۔ جب ہی زیک اندر آیا، اس کے پیچھے پیچھے جیکس بھی اندر داخل ہوئی۔ ڈیمنڈ کے جینز اور ہائی ہیل بوٹس اور شرٹ پہنے ہوئے۔ ویدان، تم نے مجھے بلایا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ ویدان کوشش کے باوجود اپنی آواز کم نہ کر سکا۔ کیا ہوا؟ تم مجھے کیسے بات کر رہے ہو؟ جیس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ویسے ہی کر رہا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ تمہیں لگا ہے کہ یہ سب کر کے تم مجھے حاصل کرنا آسان ہو گیا، لیکن تمہارا پلان تو خراب ہو گیا۔ ویدان زیر حد لہجے میں بولا، کیا بکواس ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اور اس لڑکی کی اوقات ہی یہ تھی کہ تم اسے پسند کرتے اور تمہارے قابل ہی نہیں تھی۔ جیس کی آنکھوں میں ہانی کے لیے نفرت زاویہ تھے۔
जस्ट चेट अप, अगर हानि के खिलाफ दोबारा में क्लास की तो तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगा। तुम खुश नसीब हो कि एक लड़की हो, अगर यहाँ लड़का होता तो कब का इसका मुंह तोड़ चुका होता। वैदान की आवाज गुस्से से बुलंद हुई, मैं तुम्हारे खिलाफ इंस्टेंटिंग आर्डर ले रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात भी भटकी तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। गेट आउट। वैदान ने सुरखमाइल आंखों से इसकी तरफ देखा। जा रही हूँ, ये सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। कितना अच्छा हो तुम हानि की भी ना मिले। जेस न जाते हुए वैदान से कहा। जेस के बाहर जाते ही जैक भी इसके साथ पीछे गया कि कहीं कोई हंगामा बर्पा न कर दे। मैंने इसे हर दवा में मांगा है, तुम लोगों के खेल इससे मुझसे जुदा नहीं कर सकते। वैदान ने कुछ सोचते हुए मेगन को अंदर बुलाया। सर, मेगन ने अंदर आने से पहले पूछा। यस मेगन, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि यहाँ पर पहले ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपके ज़िम्मे है, तो यहाँ हैंड में आपको डायरेक्टली करता हूँ, बाकी का बिजनेस में पाकिस्तान सेट कर रहा हूँ। वैदान हगा बगा खड़ी मेगन से बोला। तब ही जेक अंदर दाखिल हुआ। जेक मेरे जाने के बाद आपकी सिक्योरिटी पर मामूर होगा। वैदान ने जेक की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? जेक ने पूछा। हानिया के पास, पाकिस्तान। हाल। वैदान अपना तमाम किस्सा हानिया की गोश गुजार दिया, जबकि हानिया का मुंह खुला था और बड़ी आंखें करके हैरानी से वैदान की तरफ देख रही थी। मुझे एक ऐसा परफेक्ट मिला है। हानिया के मुंह पर ये अल्फाज निकला। वैदान एकदम चौंका। कैसा पाम्फलेट? वैसे ही जैसे आपको रिसीवर हुआ था, मगर फिर भी पूछने के लिए आ रही थी, लेकिन आपको यकीन ही नहीं था तो क्या किया जा सकता था। मैं इस दिन गुस्से से घर से गई थी और इससे जल्दी पर काम आपकी दोपहर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कर दिया। मेरे पास रुकने का कोई जवाब नहीं बचा था। मेरा दिल इतना दुखा था, मैं एक मिनट के लिए वहां नहीं रुकना चाहती थी। इसने शिवगना आंखों से वैदान की तरफ देखा। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मैं इस वक्त गुस्से में था और क्या इस फार्मेट में था। वैदान उठकर इसके पास आकर बैठ गया और हानि के कंधे के गिर्द खसारा खींचकर इसे अपने साथ लगा दिया। तस्वीरें थी आपकी और जेस की। अब ये नहीं पूछना कि इनमें क्या था, वो देखने के काबिल नहीं थी। मैंने फिर भी नहीं माना, लेकिन आपकी हरकत ने मेरे शक पर मेहर साबित कर दी। और वो तो छोड़ें, कॉन्फ्रेंस में इस लड़की के साथ लग कर खड़े होने का कोई जवाब था। मेरी कल रात वाली पार्टी की डेट है, यही अल्फाज थे आपके इस दिन, वरना मैं आपसे सवालों का जवाब लेने बगैर कभी भी वापस ना आती। ना मैंने नहीं बोला आपसे। हानिया कहते हुए पीछे होने की कोशिश करती, लेकिन बेसुदा। चलो अब माफ कर दो यार, जो कल था यक फहमियाँ थी, हजरत गुजर गई और इसके लिए अपना आज क्यों ख्वाब करना। हानिया ने फिर से नफी में सर हिलाया। तो आप कैसे मानेगी? शायद मुझे पता है। वैदान ने कहते हुए अपने चेहरे इसकी तरफ झुकाया। वैदान हानिया इसकी हरकत पर घूरी और दूसरे हाथ से इसका मुंह पड़े किया और बाहर की तरफ देखा। मोहतरमा, ये प्राइवेट रिसेप्शन है, आप टेंशन ना लें। मैंने आज की आधी रिसेप्शन की हुई है और मैं मजाक कर रहा था, ऐसी वैसी कोई हरकत यहाँ नहीं करूँगा। इसे मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। लगता है शर्म भी लंदन ही छोड़ आए हैं। हानिया ने आंखें दिखाते हुए कहा। तुम्हें देखकर कुछ याद ही नहीं रहता कि क्या क्या है। अब तो राजी हो ना, तो जाहिर सी बात है अब इतनी सी बात के लिए तुम अपना रिश्ता तो खराब नहीं करोगी। जेस की प्लानिंग की वजह से? वैदान शरारत से पूछा। वैसे बहुत तेज है आप। मैं मशरक़ की लड़की हूँ और मुसलमान भी। अगर मुझे रिश्तों की कदर नहीं होगी तो और किसको होगी? मैं गलतफहमी की खत्म होने के बाद अपनी अना का मसला बनाकर इस रिश्ते को खराब नहीं करूँगी। और क्या याद करेंगे आप? जाए तुझे माफ़ किया। इसने मुस्कुराते हुए आंखों में बहारें लिए वैदान की तरफ देखा। खाना मंगवा लेते हैं फिर? वैदान मुस्कुराते हुए बोला। पहले मेरा हाथ तो खोल दें, बल्कि मुझे दे, मैं खुद ही खोल लेती हूँ, फिर कोई हरकत शुरू कर देंगे। इसने सुर चेहरे से इसकी तरफ देखते कहा। वैदान जी, वैदान की जान। चाबी हथकड़ी की। हानिया ने अपने हाथ आगे किया। ये लो। वैदान ने जान इसने हाथ पर चाबी रखते हुए कहा। हानिया ने हफ्की से घूरा और दुपट्टा पीछे करके हथकड़ी खोलने लगी। ये नज़ाकत बरारास, मेरा दिल तो तुम पर कुर्बान है, लेकिन क्या संभालूं तो गए तुम मेरा दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। मैं कहते हैं कि सबे बेनने वाले लखड़ा कर संभलते हैं, लेकिन तेरी नज़रों का जो जाम पी ले उम्र भर वो संभलता नहीं। और बाहर फैज़ा में खुलने वाले फूल मुस्कुरा दिए, पर जाने ये मुस्कुराहट कब तक कायम रहने वाली थी। वैदान हानिया को घर छोड़कर वापस ऑफिस के लिए काम के करने के बाद शावेला में दाखिल हुआ तो सामने ही बीजान नजर आई। बेटा आज लेट हो गए बहुत। मीर तो दिल ही बैठा जा रहा था। बीजान इसको देखकर गोया हुई। मैं लंदन में भी लेट काम करता था। बीजान इनके पास बैठते हुए बोला। लंदन का तो पता नहीं बच्चे, यहाँ बता दिया करो कि कब आओगे या जल्दी आ जाया करो। ओके दादी जान, आप अपना बीपी मत हाई करें। वैदान ने डाई की नोट डेली करते हुए बोला। और हानिया मान गई बेटा? बीजान ने पूछा। आपको कैसे पता कि मैं हानिया से मिलने गया था? बच्चे मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं और आपके चेहरे पर साफ लिखा है। जानते हैं इसको मेरे लिए बनाया गया है। निकाह के बंधन बहुत कीमती होते हैं। बीवी और शौहर ही अक्स होते हैं एक दूसरे के लिबास में। जो अंधेरा होता है ना वो रोशनी में है। मैं जो जिंदगी से हारी थी
تو وہ زندگی ہے۔ میں جو خوشیوں کی تلاش میں مارا میرا پھرتا تھا وہ تو خوشی بن کے میری زندگی میں آئی۔ وہ معصوم ہے تو اللہ نے مجھے اس کے حفاظت کے لیے اس کی زندگی میں شامل کیا، اور ہم اپنے احساسات کو بھول کر دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ چند پل کی ہوش کی حالت دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لیتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لذت ختم ہو جاتی ہے پر گناہ باقی رہتا ہے۔ کتنے ناشکر ہو جاتے ہیں کہ تمام حدودیں ہی پار کر جاتے ہیں۔ میں اب چلتا ہوں رو، میں بہت تھک گیا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں بھی چلتی ہوں، اور ہانیہ بچے کو میری طرف سے بھی سلام کہہ دینا۔ بھائی جان نے مسکرا کر کہا، آپ کو کیسے پتا کہ میں اس کو فون کرنے والا ہوں؟ حیرت سے بولا، بیٹا 70 سال کی ہونے والی ہوں، ابھی نہ لوگوں کو بانٹ سکوں تو پھر کب بانٹوں گی؟ وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وحیدان مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف آئے۔ سب لوگوں نے مل کر مال جانے کا پلان بنایا۔ وحیدان کو ساتھ لے کر جانے کے لیے ہانیہ کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ ان لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے زرینہ اور سمیہ بیگم بھی ساتھ آئی تھی، جبکہ سائزہ بیگم کسی کام کی وجہ سے نہ آ پائی تھی۔ ارسل، شیزہ، رباب سب کو ملا کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کوئی بارات جا رہی ہے۔ یہ 16 لوگ 4 گاڑیوں پر سوار ہوئے مال میں پہنچ کر زمان، کومل، وحیدان، ہانیہ نے اپنے راستے الگ الگ کر لیے، جبکہ عنایہ بیگم کو ہوش بھی نہ تھا بقول ذہن کے کہ وہ خود ہی کباب میں ہڈی بنتی ہیں۔ کومل، کھانا کھانے میں چلتے ہیں؟ زمان نے کومل کو ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کون سا کبھی مال گئی ہوں، کومل نے بیدانی میں بول گئی۔ چاچو کے گھر میں اس کی مرضی کم ہی پوچھی جاتی تھی۔ زمان اس کی چچی کی فطرت سے واقف تھا، ورنہ چاچا کے حالات اتنے برے نہیں تھے کہ وہ مال بھی شاپنگ نہ کر سکے۔ اس چیز کا زمان کو ملال تھا۔ تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں سب کچھ، اور ساتھ شاپنگ بھی کرتے ہیں، پھر کھانا کھائیں گے اور ساتھ سیلفیز بھی لیں گے۔ زمان نے کومل کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ پاگل! کومل نے مسکرا کر پیار سے اس کو دیکھا۔ اس کی زندگی میں اتنے اچھے ہمسفر کو پا کر اپنے رب کا شکر گزار تھی۔ وحیدان اور ہانیہ بھی ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے، جبکہ ساری شاپنگ ہانیہ ہی کر رہی تھی۔ ہانیہ، میرے نہیں خیال کہ اسے زیادہ شاپنگ بیگز میں اٹھا پاؤں گا۔ وحیدان نے ہاتھ میں پکڑے 7 بیگز کی طرف اشارہ تھا۔ اوہو وحیدان، آپ تو اتنے بھی نہیں کر سکتے میرے لیے، بس ایک جگہ اور رکنا ہے، پھر چلتے ہیں، کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ آج کل محبتیں کرنا بھی 7 سمندر تیر کر پار کرنے کے برابر ہے، وحیدان بڑبڑایا۔ آپ نے کچھ کہا؟ ہانیہ کی آواز پر وہ چونکا نہیں۔ چلو، وحیدان کہہ کر کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لوگ شاپنگ کر کے باہر آئے تو وحیدان نے سب کو جانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اور ہانیہ ساتھ آ جائیں گے۔ سب لوگ گھر کی راہ لیے۔ وحیدان، میرے خیال میں ہم لوگوں کو بھی گھر چلے جانا چاہیے، ہانیہ اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ شاپنگ کی جا سکتی ہے پر میرے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اچھا چلیں، کہاں جانے ہیں؟ ہانیہ نے اس کو ناراض ہوتا دیکھ کر کہا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں، ہانیہ نے خود کو ہی مشورہ دیا۔ مجھے ایک جگہ کا پتہ ہے، اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو، ہانیہ نے وحیدان کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں ہوگی، آپ بولیں تو صحیح، وحیدان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ وحیدان نے ہانیہ کے بتائے ہوئے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ ایک کام کرتی ہوں، میں وہاں جا کر بیٹھتی ہوں، آپ بھی وہیں آ جائیں، اور میرے لیے بلیو بیری فلیور۔ یہ کہہ کر ہانیہ گاڑی سے باہر نکل کر چڑھ دی۔ زیادہ دور مت جانا، وحیدان پیچھے سے بولا، لیکن ہانیہ آگے جا چکی تھی۔ یہ لڑکی کبھی زندگی میں میری بات نہیں سنے گی، وہ کہتے ہوئے باہر نکلا اور شاپ کی طرف چل دیا۔ شاپ پر کافی رش تھا، کچھ دیر بعد آئس کریم لیے ہانیہ کے پاس پہنچے۔ اس سے اچھا تھا ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیتے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ہانیہ پارک میں بیٹھ کر اپنے موبائل پر شیزہ کو میسج کر رہی تھی، جب کسی کی آواز تک پلٹی۔ ارے مسز حیام، کیسی ہیں آپ؟ اور ہانیہ کیسی ہے؟ میں نے اس سے کچھ نوٹس مانگے تھے، اچھی پڑوسن ہے جو میری مدد نہیں کر سکی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، وہ بس اپنی ایک کزن کی شادی میں بزی ہے۔ مسز حیام نے جواب دیا۔ ہانیہ بیٹا کیسی ہے؟ حیام صاحب بھی پیچھے سے آئے۔ میں ٹھیک ہوں انسپکٹر انکل، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، آپ اکیلی آئی ہیں؟ انہوں نے ہانیہ کو اکیلے بیٹھ دے کر، نہیں میرے ہسبینڈ بھی ساتھ ہیں، ابھی نکاح ہوا ہے۔ وہ وحیدان کا ذکر پر مسکرائی۔ کب؟ مبارک ہو بیٹا آپ کے، مسز حیام بولی۔ تب ہی حیام صاحب کے فون پر میسج آیا، مبارک ہو میری طرف سے بھی، ابھی ہم لوگوں کو چلنا ہوگا، مجھے ایک ضروری کام پر جانا ہے، پھر کبھی آپ کے ہسبینڈ سے ملاقات ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں آئس کریم کھائے بغیر نہیں جاؤں گی، پہلے بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا، مسز حیام بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، حیام صاحب نے تیزی سے چلتے ہوئے کہا۔ ہانیہ مسکرا کر واپس بیٹھی ہی تھی کہ اس کی نظر سامنے کھڑی ایمان پر پڑی۔ ایمان کو کھڑا دیکھ کر اس کو حیرانی ہوئی، لیکن اس سے زیادہ شاک اس کو اس کی ابتر حالت پر ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہانیہ ڈارلنگ، ابھی تو میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، لیکن جب تم مر جاؤ گی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ حیرانی کیفیت میں ہنسی۔ کیا؟ ہانیہ ایمان کی طرف یوں دیکھا گویا ایمان کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ ایمان تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام سے بیٹھو، ہم بات کرتے ہیں۔ ہانیہ کے گرد ہر طرح کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ تمہیں میں پاگل لگتی ہوں؟ تم نے میرے وحیدان کو مجھ سے چھین لیا، ہم لوگوں کے بیچ جائی، ورنہ وہ تو ہمیشہ سے میرا تھا۔
बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें इससे दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो टैक्सी, वो रिकॉर्डिंग, हर चीज़ पैसा पानी की तरह बहाया ताकि मैं वहीदान की मालिक बनकर रह सकूं, लेकिन तुम फिर से हम दोनों के दरमियान आ गई। ये कहते हुए इसकी आवाज़ खौफनाक हद तक सपाट और बर्फ जैसी सर्द थी। ईमान की बात सुनकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो तो सब तो जैसे जिसने किया था। हानिया ने एक कदम पीछे होते कहा, जिस पर ईमान ने अपने बैग में ढूंढते हुए अपना मुंह पर उठाया। वो किसी हॉरर मूवी की जोकर की तरह मुस्कुराई। हानिया 2 कदम और पीछे हुई। इससे ईमान की दिमागी हालत शक हुआ। वो बेचारी जैक्स, इसे इस दिल में नफरत भी मैंने ही बोई थी कि तुम्हें वहीदान से नहीं, इसके पैसे से मोहब्बत है। मासूम सी जेस मेरे जाल में फंस गई। मैंने इस लड़की को जेस का नंबर दिया और इससे बिल्कुल जेस के गेटअप में मिली। ये कहते हुए इसने अपना चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह कंधे की तरफ झुकाया। ये मेरा प्लान नाकाम हो गया सिर्फ इस मेलोडी की वजह से, इसने नहुस से कहा और गन हानिया की तरफ तान दी। पर अभी तो प्लान की ज़रूरत ही नहीं है। ना रहेगी हानिया, ना होगी वहीदान को हानिया से मोहब्बत। ये कहते ही इसने टेट दबा दिया। ईमान नहीं, हानिया चिल्लाई। हानिया, वहीदान की आवाज़ बुलंद हुई। हानिया की सांस गोया बिल्कुल साग थी। हानिया को बचाने के चक्कर में गोली वहीदान के फेफड़ों के पास जा लगी। वहीदान हानिया की दिल हराश चीख फजा में गुजी। बहार के मौसम में खुलने वाले फूल एक पल में जट माइल हुए। हानिया, वहीदान दर्द से भरी आवाज़ में इसको पुकारा। वहीदान, कुछ नहीं होगा आपको, आप हौसला। हानिया ने टूटे अल्फाज अदा किए। इसके हाथ खून से रंगीन हो चुके थे। वहीदान की आंखें हानिया के चेहरे पर टिकी। इसके आंसू के पानी से फिल्म चल रही थी। हानिया से मुलाकात से लेकर आज तक सब की बातें याद आ रही थी। वहीदान को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। इसकी आंखों के सामने काले नुक्ते आने लगे। सायरन की मध्यम आवाज़ों कानों में पड़ रही थी। हानिया, तुम्हें पता है परवाना शम्मा को अपने इश्क का यकीन कैसे दिलाते हैं? इसने हानिया का हाथ अपने हाथ को कमज़ोर ग्रस्त में लेते हुए कहा। हानिया रो थी, लेकिन वहीदान का हल्का सा मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। राख बनकर वह कहते हुए हल्का सा मुस्कुराया, मैं हमेशा खुद को खुश नसीब महसूस करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। वहीदान का हाथ इसकी गिरफ्त से ढीले पड़ी। वहीदान, होश में रहो, देखो मुझसे बात करो। वहीदान, हानिया बोली। मैम प्लीज़ जल्दी करें, कांपती आवाज़ में मिसेस हयाम से बोली। हाँ बेटा, हौसला करें, ठीक हो जाएगा सब। इन्होंने डाइविंग करते हुए कहा। या अल्लाह, वहीदान दर्द की शिद्दत से बोला और कुछ मध्यम आवाज़ में बोल रहा था, पर हानिया कुछ सुनाई नहीं दी। वहीदान, हानिया चिल्लाई, लेकिन वो होश हवास से बेगाना हो चुका था। जर साई लिए, उदासी लिए दिल के आंगन में शाम उतरी। हानिया वहीदान के साथ हॉस्पिटल पहुंची। रोने की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वहीदान को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने पुलिस के आने तक के इलाज से मना कर दिया और फीस जमा करवाने का कहा। आप लोगों का ज़रा इस चीज़ का ख्याल नहीं कि किसी की ज़िंदगी मामला है, आपको तो बस अपनी नौकरी से मतलब है। मैं इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगी जो आपके इलाज ना किया था। वहीदान का हानिया पागलों की तरह चलाई। इसकी आंखों से पानी बह रहा था। तभी हियाम साहब भी वहाँ पर पहुंचे। मैं पुलिस में हूँ, आप इलाज शुरू करें, हम पेमेंट कर देते हैं, हियाम साहब बोले। थोड़ी देर में वहीदान का इलाज शुरू हो चुका था। मिर्जा हियाम ने सनिया बेगम को फ़ोन किया तो वह शावेला में भी खबर पहुँच चुकी थी। बीजान का बीबी शूट कर गया, जिसकी वजह से वो घर पर ही रहेगी, जबकि जमान जैन, जरीना, शाजमीना और इनके शोहर के दिलावर शाह अस्पताल पहुंचे। दुआ और नाया अजबाज बाकी लोग घर पर ही रह गए। हानी बचे हौसला को सनिया बेगम ने इसकी अबदर हालत देखकर बोला। हानी की हिचकी बंद हो चुकी थी, आंखें रोने की शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी। तभी एक नर्स और डॉक्टर बाहर है। आप मेरे वहीदान शाह के साथ हैं? इन्होंने बाहर कहा। जी मैं जमान हूँ, बोला। हम इनको ओपीडी में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इनको लगी गोली निकाल सकें। गोली इनके फेफड़ों में नहीं, कंधे में लगी है, मगर अब बाइने कंधे में लगी है तो ऑपरेशन पेचीदा होगा।